सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस हफ्ते आरबी और ऑली बोर्ड के मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच, क्योंकि मैंने देखा है कि इन क्वेश्चनों में काफ़ी बच्चे फंस गए थे। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस का कंपैरिजन कर दिया है। हर एक क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारे नए तरीके जो एग्जाम में अप्रोच करके तुम बना सकते हो सवाल को, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करो। पॉज करके अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने एग्जाम में कौन सा अप्रोच लगाया था और एक्चुअली में एग्जाम में कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए। तभी आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, जो आप बाद में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोम्बस है एबीसीडी, जिसका डायगोनल 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उसके पैरेलल लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। यानी कि अगर एक ये रोम्बस है, मेरे से सवाल ये पूछा है, ये रहा पैरेलल लाइंस और ये दोनों भी पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो ये पूछा है, आप ये भी निकाल सकते हो। ये भी पूछा है, कुछ ये पूछा है। एक्चुअली में दोनों इक्वल ही होते हैं। तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, इसकी लेंथ पूछी गई है। ये है सवाल। तो दोस्तों, सबसे पहले डायगोनल्स का लेंथ दिया हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में कि पहले हम लोग साइड निकाल लें, ठीक है। साइड निकालने का बहुत तरीका है। ये डायगोनल है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ये पता होगा आप लोग को। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है। तो इसका बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला ही होता है, d1² प्लस d2² इज इक्वल टू 4a²। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 256 प्लस 144/4 रूट अंडर। ये हो गया ए का वैल्यू जो कि साइड है। ये हो जाएगा 400/4, 100 रूट अंडर हो जाएगा तो 10, ठीक है। यानी कि साइड आ गया 10। अगर आप लोग को इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था तो ये बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 16 है तो ये 8 हो गया, ये पूरा 12 है तो ये 6 हो गया। अब ये राइट ट्रायंगल है, 8 6 तो ये 10 होगा, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते थे। क्यों फॉर्मूला, हर चीज़ के लिए फॉर्मूला क्यों चाहिए? कुछ बेसिक से भी काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तब आपके पास साइड आ चुका है, यानी एक रोम्बस में अब इसका साइड आ चुका है 10। तो आप लोगों को रोम्बस का एरिया पता है? एरिया होता है रोम्बस का हाफ इंटू d1 इंटू d2। यहाँ किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। और ये वही हाइट तो है जो पूछा गया है सवाल में, ठीक है। तो हाफ इंटू 16 इंटू 12, ये इक्वल हो जाएगा बेस जो कि 10 था और हाइट एच था। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये 8 हो गया, 12×96/10 9.6 हो गया एच का वैल्यू। ये आंसर हो गया, ठीक है। एक ये तरीका है जो कि बेसिक तरीका है, जो कि आप आराम से बना सकते हो। ये हो जाएगा मेथड 1। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसी सवाल का मेथड 2 क्या कहता है? इस सवाल का मेथड 2 ये है कि एक्चुअली में मेथड नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये लाइन है, ठीक है। अब इसको बेस मानकर इस पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है। और उस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर जो गिरा, आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर भी इसके इक्वल ही होगा ना, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही होगा। तो ये परपेंडिकुलर गिरेगा तो वो भी सेम होगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये 10 था, 10 हम लोग निकाल चुके थे, ये एच है, इसी एच के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बनती है सेम बेस पर, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ये एबीसीडी, एरिया ऑफ रोम्बस एबीसीडी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू एच, और एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ,
ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल इंटू डायगोनल। कोई दिक्कत? 1/2 से 1/2 कट गया, h इज इक्वल टू 16 इंटू 96/10 आंसर। अगर क्वेश्चन कभी आपको ऐसे भी पूछ दे कि एक एक रोम्बस के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया जिसका बेस सेम है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है, तो हाइट भी सेम होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो रोम्बस के एरिया का हाफ होता है। तो अगर आपको किसी कहीं से भी अगर आपको एरिया ऑफ रोम्बस अगर आपको नहीं पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, तो आप यहाँ से अप्रोच लगाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो पता है आपको, इस पूरे रोम्बस के एरिया का हाफ हो जाएगा, और रोम्बस का एरिया आपको ये तो पता था ना कि हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो ऐसे इस मेथड से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, या इस मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो इससे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल गया। सबसे पहले तो यहाँ पे ये सीखने को मिला कि ये फॉर्मूला, दूसरा ये, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों में काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन द बॉक्स आर इन द रेशियो 5:6:4। ओके, ओके, ये रहा रेड, ये रहा ब्लू और ये रहा ग्रीन। ठीक है, कह रहा है कि ये 5:6:4 के रेशियो में है। अब कह रहा है आफ्टर एडिंग 35 रेड बॉल्स एंड 14 ब्लू बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स, तो मान लेते हैं कि एक्स ऐड किया, तो अब कह रहा है कि जो न्यू रेशियो बना वो 7:5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पूछ रहा है कि कितना ग्रीन बॉल्स ऐड किया गया होगा। तो अगर आप देखें, रेड और ब्लू को लेते हैं क्योंकि पूरा डेटा दिया हुआ है रेड और ब्लू का। ठीक है, रेड और ब्लू से हम ये तो निकाल ही सकते हैं कि रेड कितना था और ब्लू कितना था। ये समझ में आ रहा है? पहले 5:6 का रेशियो था, बाद में 7:7 का रेशियो हो गया। कब? जब 35 ऐड हुआ और 14 ऐड हुआ। तो इसका दो तरीका होता है, या तो हम 5x ले लें और उसमें 35 ऐड करें, और उसी तरह से 6x ले लें और उसमें 14 ऐड करके 7:7 कर दें। कोई दिक्कत? ये तो 1 हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू 21 आ गया, है ना? 35 - 14 21। तो अगर x 21 हो गया तो 21 × 5 ये 105 हो जाएगा, 21 × 6 126 हो गया। कोई दिक्कत? यानी 21 × 4 84 होगा। अब 105 में 35 ऐड किए तो ये तो हो गया 140। तो 7 की वैल्यू अगर 140 है, 1 की वैल्यू 20 हो गई, तो 5 की वैल्यू 100 हो गई, यानी 84 से 100 यानी कि 16, ये आंसर। कोई दिक्कत? अब अगर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 16 का बन गया, खत्म हो गया। लेकिन कभी-कभी सवाल ऐसा भी आता है कि रेशियो जो होगा वो 7:6 हो गया सपोज, 5x + 35 और 6x + 14, 7:6 हो गया। अब ये गुना भाग करोगे तो सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या होता है कि पहले 5:6 था, बाद में 7:6 हटा के इसको 8 कर दो, दिक्कत नहीं। ठीक है, कब हुआ? जब इसमें 35 ऐड हुआ और इसमें 14 ऐड हुआ। तो यहाँ से हम डायरेक्टली टोटल इनिशियल नंबर निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधा। कर हम वही रहे हैं, एक्चुअली कर यही रहे हैं जो यहाँ होगा, बट ये एक आसान तरीका होता है। तो 8×5 = 40 और 7×6 = 42। 42 में से 40 गया 2, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना। अब 14 × 7 35 × 8 70 चौके 280 और यहाँ 98, 100 घटा तो 180 82, 182। एक का वैल्यू हो गया 91। अगर टोटल पूछ देता तो इमीडिएटली 11 का वैल्यू निकाल देते, 1 9 1 10 का 0, हाथ में 1 1001, ये आंसर हो जाता। समझ रहे हो? तो ये आगे काम आएगा, ये भी आगे काम आने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। अगर इनिशियल वैल्यू नंबर ऑफ अगर मेरे से पूछ देता कि इनिशियल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स कितना होगा ना, तो मैं फटाक से बता सकता हूँ। इसमें भी लगा सकते हैं, बट इसमें 7:7 है, तो लगा के देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 5:6 है, ठीक है, बाद में 7:7 हो जाता है। कब? जब इसमें 35 ऐड होता है। ये प्लस इंपॉर्टेंट है क्योंकि घटा भी सकते हैं, तो ऐसे केस में ध्यान रखना होगा। 7×5 = 35, 7×6 = 42, ये हो गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 7 कॉमन है, तो 35 में से 14 गया, 21 × 7, 21 × 7, यानी 1 की वैल्यू 21 हो गई, 5 की वैल्यू 105 हो जाएगी और 6 की वैल्यू 126 हो जाएगी। आ गया आंसर? तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका होता है। सेम ही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई को थोड़ा सा
एक मॉडर्न तरीके से करेंगे, थोड़ा-सा टाइम बचाएँगे, इतना बड़ा ये स्टेटमेंट लिखने से बेटर है, सीधे यहाँ आओ, फटाफट करो और आंसर निकालो, निकाल के ले जाओ। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, इससे सॉल्व करने से काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो एसएससी का मैं एक बात बता दूँ कि एसएससी बच्चों के हालाँकि आजकल क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बट अगर आप 2021, 20 इवन 2023 के भी पेपर को देखें, तो एसएससी बच्चों के कॉन्सेप्ट को चेक करती है। कैलकुलेशन तो रहता है, एक मॉडरेट लेवल का कैलकुलेशन मिलेगा जो कि हर एक बच्चा जो कि मैथ्स में अच्छा है वो कर लेता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कॉन्सेप्ट में कि एक्चुअल में बच्चे का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं है। बस इसी को देखा जाता है और मैं भी शुरू से आज तक इसी में फ़ोकस किया हूँ और इसी की बदौलत मैंने सक्सेस भी हासिल किया और मैंने सिलेक्शन भी लिया है। तो और मैं भी सिलेक्शन लेकर भी बता सकता हूँ अच्छे से कि मैथ्स में एसएससी क्या माँगती है। एसएससी बेसिकली कॉन्सेप्ट ही माँगती है, तो फ़ोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा। हर एक सवाल में मैं कॉन्सेप्ट से ही बताऊँगा। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ, मैं अभी डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। लेकिन मैं जो तरीका बताऊँगा ये भी गारंटी है कि वो 1 मिनट से कम में सॉल्व होगा। और जिन क्वेश्चन में रिस्पेक्ट देना होता है 1 मिनट से ज़्यादा का उनको देना ही पड़ेगा दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, इन द फॉलोइंग फिगर देयर आर 2 सर्कल विथ सेंटर N and O. If MPQ is the common tangent to both the circle, अच्छा MPQ कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ बोथ सर्कल इज 7:4 एंड MO इज इक्वल टू 77, तो PQ का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये है, ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये 7:4 है। एक चीज़ तो पता है कि अगर ये मैं एकदम बेसिक चलूंगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अभी क्या लिखा है, MNPU इज ए कॉमन टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉमन टेंजेंट होने की वजह से PQ जो है, PQ इज ए डायरेक्ट टेंजेंट, कोई दिक्कत। और डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर, इसको कह सकते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, डी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये तो R1 था, ये R2 था, अगर इसको 7x ले लें और 4x ले लें तो 11x हो जाएगा, तो दिक्कत, ये 121, और ऐसे क्यों लिखना है, D1 D² इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ही तो है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला शायद याद नहीं होगा, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4R1 R2 रूट अंडर, जो कि बाहर निकल जाएगा 2 रूट अंडर R1 R2, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब R1 R2 का वैल्यू आप रख लो 2, वो 7x है, ये 4x है, ये हो गया 7 चौके 28, यहाँ से 2 निकल जाएगा, 4√7x, ये हो गया PQ का वैल्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक PQ का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम हुई, मैं डायरेक्ट निकालता, मैं सीधे यहाँ आता, 2 रूट अंडर R1 R2 होता है, ये फॉर्मूला मेरे को पता होता, मैं सीधा यहाँ से शुरू होता और यहाँ पहुँच जाता, ये निकल जाता, मुश्किल से 15 सेकंड में ये आ गया होता मेरे पास। अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल MPN सिमिलर है क्या ट्राइंगल MQO के, कैसे, ये एंगल के बराबर है, ये कॉमन एंगल है, तो बच गया थर्ड एंगल, ऑब्वियसली थर्ड एंगल बराबर ही होगा थर्ड एंगल के, जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बराबर ही होगा ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, MO MO इज टू MN इसका, ठीक है, ये इक्वल होगा OQ इज टू PN के, और OQ इज टू PN तो 7/4 है, ये दिया है 77, ये कितना हो जाएगा, ये 77 7 के बराबर है, यानी 1 11 यानी 4 44 के बराबर हो गया, MN का वैल्यू आ गया 44, ये हो जाएगा तुम्हारा 33, कोई दिक्कत। अब देखो R1 प्लस R2 का वैल्यू दिया है 33, जो कि 7:4 के रेशियो में डिवाइडेड है, कोई दिक्कत,
7 4 11, ये हो गया 21 और ये हो गया 12। रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, यानी कि यहाँ x का वैल्यू 3 था, पी क्यू इज इक्वल टू 4√7 इंटू 3, यानी 12√7 आंसर। कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सीधा डायरेक्ट टेंजेंट निकालना था। कहाँ गया, सीधा ये डायरेक्ट टेंजेंट निकालो। ये डायरेक्ट टेंजेंट आया 4√7x, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2√r1 r2 हो जाता है इस केस में डायरेक्ट टेंजेंट का, ठीक है। अगर r1 प्लस r2 ही दी है, मतलब कि जब दो टेंजेंट एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वैसे कंडीशन में डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो 2√r1 r2 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सीधे यहाँ पहुंचते हैं हम। यहाँ से पहुंचने के बाद सिमिलरिटी मेरे को करके दिखाना पड़ा, एक्चुअली में दिखता है वो जो सिमिलर है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर था, तो 7:4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये पूरा 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 33। अब 33 का मतलब क्या है, 7 4 11 इंटू 3 ही तो 33 है, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 33 है, ये 7 है, ये 4 है, यानी कि ये 7 था और ये 4 था, तो 7 4 11 इंटू 3 33 होगा ना, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा और पी क्यू का वैल्यू 12√7 हो गया, खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। दोस्तों मैंने ऐसे ऐसे सवाल को लिया है ना कि भाई तुम लोग बनाने के बाद सबको बोलोगे ना कि हाँ यार यही सारे सवाल थे जो मेरे से फंसे हैं, और ये बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन है, एग्जाम अप्रोच है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल है, इधर उधर सवाल है, कुछ नहीं है, सब कुछ टू द पॉइंट है। एग्जाम में ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही करना है, कुछ अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आसानी से करोगे 30 मिनट्स के अंदर सारा पेपर खत्म हो जाएगा मैथ का, किसी भी लेवल का पेपर आया हो। अगर एक दो क्वेश्चन टफ आते होंगे तो बाकी कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, तो तुम 25 से 26 मिनट में उन सारे क्वेश्चन को निपटाओ, और बचे हुए 3 4 क्वेश्चन में तुम अच्छे से 4 5 मिनट टाइम देके 30 से 32 मिनट्स के अंदर तुम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके 90/90 ला सकते हो। विदाउट अ डाउट 90/90 मैथ में आ सकता है। अब जब 90 ले आए, वो भी 30 से 32 मिनट में, तुम्हारे पास अब 28 से 30 मिनट बच रहा है रीजनिंग के लिए। आराम से सॉल्व करो, रीजनिंग बनाओ और रीजनिंग सॉल्व करके कहानी खत्म करो। 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट है अपना। सीजीएल 2025 मेंस में 180/180 टारगेट है सेक्शन 1 का, इसको पूरा करना है एट एनी कॉस्ट। तो इसमें लगे रहो और जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से करने की कोशिश करो। सबसे पहले इसको पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं सवाल को। एक टैंक है जो कि 3 केमिकल का ब्लेंड रखता है, जिसमें ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी किस रेशियो में है, 4:3:5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कह रहा है 24 लीटर ऑफ द ब्लेंड आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय 16 लीटर ऑफ प्योर ए एंड 12 लीटर ऑफ प्योर बी। If the resultant quantity of A exceeds the resultant quantity of B by 12 liter, find the initial total quantity of the mixture। कह रहा है कि जो कह रहा है कर दो। क्वेश्चन इतना बड़ा देख के बहुत लोग बोलेगा कि भाई नहीं बने, अब वही हुआ भी है। इसमें करेक्ट परसेंटेज शायद 22-25% का ही था, तो जब 25% लोग इस पेपर को सॉल्व कर पाए, इसका मतलब है कि ये लोग क्वेश्चन को देख के ही घबरा गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 24 लीटर ऑफ द ब्लेंड आर रिमूव्ड। अगर इसमें से 24 लीटर रिमूव हुआ होगा, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें A:B:C का रेशियो यही 3 था उस मिक्सचर में, 4:3:5 के रेशियो में है, उसमें से 24 लीटर रिमूव होता है, तो किस किस, तो इन तीनों का क्या क्वांटिटी निकला होगा, है ना? निकलेगा ना, सेम रेशियो में निकलेगा, ये तो पता है। 4 3 7 5 12, 12 दूना 24, यानी कि इसमें से -8 हो जाएगा, इसमें से -6 हो गया और इसमें से -10 हो गया। कोई दिक्कत? जो भी क्वांटिटी इनका होगा पहले से, उसमें से -8 हो गया, -6 हो गया, 8 से 14, 10 24, 24 लीटर निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ये निकालने के बाद इसमें 12 लीटर ऑफ प्योर, सॉरी 16 लीटर ऑफ प्योर है और 12 लीटर ऑफ प्योर बी ऐड कर दिया गया। अब कितना हो गया भाई, +8 हो गया और +6 हो गया। पहले कितना था, 4x ले लो, चलो तुम्हारे आज सहूलियत के लिए 4x 5x 3x था। अब ए का जो क्वांटिटी है वो है 4x+8 और बी का जो क्वांटिटी है वो है 3x+6। अब कह रहा है कि जो ए का क्वांटिटी अब है वो बी की क्वांटिटी से 12 ज़्यादा है। अब सब्ट्रैक्ट करो, 12 आंसर होगा। 4x+8 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 10। x इज इक्वल टू 10। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। 4 3 7 5 12x हो जाएगा टोटल।
12x इज इक्वल टू 120। खत्म भाई, कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 40 सेकंड लगता है। अगर तुम क्वेश्चन से नहीं डरोगे तो 40 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान से देखो कि क्वेश्चन में आखिर था क्या कि लोगों को इतना टाइम लग गया। भाई वो सीधा रेशियो दिया है, उसको इनिशियल क्वांटिटी ही तो पूछना है, तभी तो रेशियो दे के रखा है। 4:3:5 के रेशियो में दिया है और बोल रहा है कि इसमें से 24 लीटर निकाल भी रहे हैं। 24 लीटर जब वो एग्जैक्टली अमाउंट ही दे दिया तो 4:3:5 के रेशियो में ही निकलेगा। तो जितना निकल रहा होता है निकाल दो भाई इसमें से, क्योंकि एट दी एंड मेरे को ए और बी का क्वांटिटी चाहिए, तो जितना निकला है निकाल दो, जितना ऐड हुआ उतना ऐड कर दो। अब देख लो कितना बच रहा है। इसमें 8 एक्स्ट्रा हो गया, जितना था उसमें से 8 एक्स्ट्रा हो गया, जितना था उसमें से 6 एक्स्ट्रा हो गया। ए का न्यू, न्यू कह सकते हो इसको, न्यू। बी का न्यू 4x+8 हो गया, 3x+6 हो गया। अब वो क्वेश्चन में दिया है कि ये इसका 12 ज्यादा है इससे, सीधा सब्ट्रैक्ट करो 12 आंसर, x का वैल्यू 10 आया, 12x पूछा है, 120 आंसर। अब देखें ना क्वेश्चन में कुछ इतना खास है नहीं, जितना बड़ा इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करोगे बहुत आसानी से बनेगा। अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हमेशा स्टिक टू द बेसिक्स। अगर बेसिक्स पे टिके हो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, मेरा बात मानो। लोग रॉकेट साइंस लोग रॉकेट साइंस के चक्कर में 90 में 70 से 75 पे रह जाते हैं। मैंने देखा है हजारों लड़कों को जो रॉकेट साइंस लगाते हैं, और रॉकेट साइंस लगाने की वजह से होता यह है ना पेपर 22 मिनट में सॉल्व हो पाता है और ना ही 90 में 90 आ पाता है। ये दोनों कभी नहीं हो पाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। भाई जब आपको एग्जामिनर 60 मिनट दिया है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन के लिए जब दिया है, यानी कि एक क्वेश्चन पर मिनट, तो भाई एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया है ना, आप इसको 90% क्वेश्चन तो इजी आते हैं जो कि 30 से 40 सेकंड में इजीली हो जाते हैं। 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50 सेकंड लेते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एक मिनट 10 सेकंड तक भी ले लेते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आया हो तो वो जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसी के लिए तो इनको 30 से 40 सेकंड में किया जाता है कि हर एक क्वेश्चन पे 15 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड सेव करो, तो वो 5-10 क्वेश्चन के बाद अच्छा खासा तुमको 5 से 6 मिनट का बैंडविड्थ दे देगा। अब ये जो बफर दिया है ना तुमको 5 से 6 मिनट का, अब उसी 5-6 मिनट को तुमको यूज करना है टफ क्वेश्चन को करने में। तो भाई बेसिक से करो ना यार। इसको बेसिक से करने में क्या हुआ, अब यहाँ पे 50 तरह का लोग पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला रूल ये वो फलान ढिमकान लगाने लगे, किसी तरह से इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करना है भाई? जब क्वेश्चन आसानी से बन रहा है तो आसानी से सॉल्व करो। चलो आगे चलते हैं। तो वीडियो को पहले पॉज करके इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इन ग्रेड 9 ऑफ ए स्कूल 25 स्टूडेंट जो हैं फिजिक्स ऑप्ट करते हैं, 20 बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं और 15 हिंदी ऑप्ट करते हैं। ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, मतलब कि हर एक बच्चे ने कम से कम एक सब्जेक्ट तो चूज किया ही है। ठीक है, मेंशन हियर एंड एग्जैक्टली 4 of these student have opted for all these three subjects. What is the probability that a random selected student of grade 9 would have opted for exactly one of these three subject? देखो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑलवेज यूज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे अगर आप लोग को एक वीडियो चाहिए तो एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का, और आप उसके बाद कुछ भी निकाल सकते हो कोई भी डेटा दिया होगा तो। अगर आप लोग को वेन डायग्राम पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। वेन डायग्राम बहुत ईजी होता है, ऐसे ऐसे सवालों को धजिया उड़ा देता है 2 मिनट में। ये 3 है, फिजिक्स 25, बायोलॉजी 20। ठीक है, इतना दिया है। अब कह रहा है कि टोटल 50। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 of these स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर ऑल these थ्री सब्जेक्ट, ये तो 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालना है they were opted exactly one of these three subject, यानी हम लोग को ये निकालना है, यानी ये एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया सेम वैसे ही। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लो। ठीक है, और एक ये एरिया। ठीक है,
सेम। ए बी सी पूछा है, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी मेरे को चाहिए। और अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 4, यही तो 50 दिया है क्वेश्चन में। क्योंकि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो एक भी सब्जेक्ट चूज नहीं करता। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल दीज स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ना एक सब्जेक्ट को चूज किया ही होगा बच्चे ने, तो टोटल तो 50 ही होना है, तो कंफर्म है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम फिजिक्स प्लस बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री, हिंदी को लेते हैं, तो इसमें ये सारे कंपोनेंट कितने बार आ जाते हैं अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखो इसमें फिजिक्स अगर हम लेते हैं 25, तो फिजिक्स में आ जाएगा ए एक बार, डी एक बार, ई। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को विजुलाइज हो जाए, और अगली बार से तुम लोग डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। ये एक बार हो गया। अगर बायोलॉजी ऐड करेंगे तो बी एक बार, ठीक है। डी एक बार, अब देखो डी एक से 2 हो गया, ठीक है। एफ एक बार और 4 एक बार, तो 4 भी एक से एक 2 हो गया। अब अगर सी ऐड करते हैं तो सी एक बार, ई एक बार, देखो एक से एक 2 हो गया, एफ एक बार, एफ भी एक से एक 2 हो गया, और डी जो है, सॉरी 4 जो है एक बार। यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और ये एक एक बार, ठीक है। अगर हम p प्लस बी प्लस एच कर दें, उसमें से अगर हम इस टोटल को एक बार घटा दें, यानी कि 50 को घटा दें, तो क्या क्या घट जाएगा? ए तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। p प्लस बी प्लस एच में ए एक ही बार था, उसमें से a प्लस बी प्लस सी ये पूरा हम घटा देते हैं एक बार, अगर 50, ए 0 हो गया, बी 0 हो गया, सी 0 हो गया, डी एक बार बच गया, ई एक बार बच गया, एफ एक बार बच गया, और एफ और 4 2 बार बच गया। यानी कि p प्लस बी प्लस एच कितना था पहले ये देखो, 25 प्लस 20 प्लस 15। क्योंकि देखो एग्जाम में जो सॉल्यूशन देता है ना किसी भी मॉक के सॉल्यूशन, वो डायरेक्ट दे देते हैं। बच्चे को समझ में आए नहीं है, कैसे क्या काम कर रहा है बैक एंड पे, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों को। इसकी वजह से एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी सवाल पे घुमा दे इस वक्त, तो बच्चे से नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, इसीलिए मैं एकदम बारीकी से एक एक चीज समझा रहा हूँ, ताकि तुम लोग को जिंदगी में कभी भी वेन डायग्राम नहीं भूलोगे। ये मेरा गारंटी है। तो ये कितना हो गया? 25 और 15 40 और 20 60, ठीक है। यानी कि अगर हम 60 में से 50 को घटा दें तो बचेगा क्या? डी बचेगा प्लस ई बचेगा प्लस एफ बचेगा प्लस 4 इंटू 2 बार बचेगा। हमको चाहिए था क्या? ए प्लस बी प्लस सी। यानी ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए तुमको डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 4 50 में से घटाना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया 10, डी प्लस ई प्लस एफ कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8 2, ये हो गया डी प्लस ई प्लस एफ। हो तो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 50 माइनस डी प्लस ई प्लस एफ हो गया 2, अब माइनस माइनस 4, ये हो गया 44, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 44। यही निकालना था हम लोग को कि एट एग्जैक्टली वन ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स कितने बच्चे होंगे, तो 44 हुए। इसी को एग्जाम में किसी मॉक में ना क्या लिख देता है लोग डायरेक्ट, कि स्टूडेंट जो है जो ऑप्टेड फॉर 2, ये 2 है ना, या 2 से अधिक, वो कितना होता है पता है? p प्लस बी प्लस एच। तुम लोग को समझ में तुरंत आ जाएगा। p प्लस बी प्लस एच कर दिए, माइनस क्या करना होगा हम लोग को? माइनस करना होगा 50। तो बच क्या जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 और ये 2 बच गया। चाहिए मेरे को 1, माइनस 4 कितना हो गया? ये हो गया 60 माइनस 50 माइनस 4 54, 6 बच गया। यानी कि डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 4 का वैल्यू 6 हो गया। तो टोटल में से अगर घटा दोगे 50 में से 6, तो यही तो हो जाएगा एग्जैक्टली 1। हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये कैसे आया? ये रहा, ये देखो। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब तुम कुछ भी जोड़ घटाव कर सकते हो कभी भी। फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट निकाल लोगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फेवरेबल कितने हैं हम लोग को? जो एग्जैक्टली 1 ऑप्ट कर रहे हैं 44, 50/44 यानी 0.88। ये हो गया आंसर। हो गया, समझ में आ गया। अगर वेन डायग्राम में तुम लोग को वीडियो चाहिए एक डिटेल में, तो मैं बना दूंगा, क्योंकि आजकल वेन डायग्राम से भी काफी क्वेश्चन आने हैं, और ये वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट सिलॉग्स में काम आता है। मैं तो आज तक लाइफ में सिलॉग्स को वेन डायग्राम से ही बनाया हूँ, कोई और मेथड मैंने कभी यूज ही नहीं किया लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि इसको भी काफ़ी तेज़ी में सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते कि तुमको पता हो कि सॉल्व करना कैसे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 1 प्लस सी माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस 1 प्लस सी है, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर को 1 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई टैन प्लस कॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये 1 माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी, जिसको लिख सकते हैं हम सी 1 प्लस सी, नीचे में एस 1 प्लस सी, ये कट गया, सी वाई एस बच गया, इंटू अब ये देखो तो जरा ध्यान से, टैन स्क्वायर प्लस 1 बाई टैन स्क्वायर प्लस 2 लिखा है क्या, डिवाइडेड बाई टैन प्लस कॉट। अगर तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टैन प्लस 1 बाई टैन का होल स्क्वायर है, उस पर रूट लगा है, यानी कि टैन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है। टैन प्लस कॉट का होल स्क्वायर पे रूट डिवाइडेड बाई टैन प्लस कॉट, इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब ये टैन प्लस कॉट बाई टैन प्लस कॉट 1 हो गया, सी वाई एस बच गया जो कि कॉट थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट था। ये डायरेक्ट मैं इसमें पुट करता, रूट हटता, कॉट कॉट कट गया, ये वहीं कट जाता, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी, सी एस प्लस सी, सी वाई एस बचता, यहाँ सीधा कॉट थीटा आंसर हो जाता, यहीं पे हो जाता, कहीं कुछ करना ही नहीं होता। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट था, इस आइडेंटिटी के लिए मेरे को पूरा कहानी खेलना पड़ा और मुझे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करना पड़ा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the number of arrangement of 8 boys and 7 girls around a circular table such that no two girls sit together। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, और एक लीनियर अरेंजमेंट होता है सीधा। अगर यहाँ हम 1 2 3 4 कर देना, 4 स्पेस, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पे अरेंज करने का जो तरीका होता है वो होगा 4 फैक्टोरियल, यहाँ अरेंज का जो तरीका होता है वो होता है 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से n थिंग्स को अरेंज किया जा सकता है इन अ सर्कुलर टेबल। सो और यहाँ पे हो जाता है n फैक्टोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ n माइनस 1 क्यों, यहाँ n क्यों? तो ये थोड़ा सा सिलेबस के बियॉन्ड जा रहा है, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्कल में कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। सर्कुलर में अरेंजमेंट बेसिकली रेफरेंस के बेसिस पर होता है कि ए बी के तुलना में कहाँ बैठा है, बी सी के तुलना में कहाँ बैठा है। इसको पता करने के लिए एक आदमी को या एक थिंग को तुमको किसी हालत में फिक्स करना होगा। जब एक फिक्स होगा तभी बचे हुए को तुम बता सकते हो इसके रेस्पेक्ट में, बी यहाँ था, बी यहाँ था, या सी यहाँ था, या सी यहाँ था। तुम इससे पहले बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल ले लो, मान लो 4 लोग हैं, तो तुम ए बी सी डी लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब उन्हीं 4 लोग को अगर मैं ऐसे लिख दूं, डी ए बी सी, क्या दोनों में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ए आ रहा है। यहाँ भी ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ए आ रहा है। तो समझ रहे हो? इसलिए ए को फिक्स करना बहुत जरूरी है। जब ए फिक्स हो गया, अब देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, ए फिक्स हो गया, तो अब यहाँ तुम बी सी डी लिखो तो अलग है, बी डी सी लिखो तो अलग है। अगर बी की जगह सी लगा दो, यहाँ सी की जगह डी लगा दो और डी की जगह बी लगा दो, वो अलग हो जाएगा। इस तरह से एक को फिक्स करके 3 को अरेंज करेंगे, यानी कि
n में से एक को फिक्स करोगे तो बचा कितना, n-1, उसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। इसीलिए सर्कुलर केस में जब भी अरेंजमेंट होगा तो n-1 फैक्टोरियल होता है, ना कि n फैक्टोरियल होता है, क्योंकि यहाँ लीनियर में लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में चारों को 4 जगह पर अरेंज किया जा सकता है, यहाँ पे ABCD ADCB। अब ABCD तुम लिख ही नहीं सकते कोई दूसरे तरीके से, कोई तरीका ही नहीं, यहाँ तो लिख सकते हैं हम, इसलिए ये n फैक्टोरियल होता है, ये n-1 फैक्टोरियल होता है। अब चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल था कि 8 बॉयज और 7 गर्ल्स को एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करें जिसमें 2 गर्ल एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, चलो क्या है, 8 बॉयज है 7 गर्ल्स है, कोई दिक्कत, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले गर्ल्स को अरेंज करना है ना, एक गर्ल से आपस में नहीं बैठे, तो पहले 8 बॉयज को अरेंज करो, तब ना तुम गर्ल्स को बैठाओगे। पहले गर्ल्स को अरेंज नहीं कर सकते ना, तो गर्ल्स गर्ल्स पे ही कंडीशन लगा हुआ है। पहले बॉयज को अरेंज करो, 8 बॉयज को अरेंज करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बंदे हो गए। 8 बंदों को अरेंज करने के लिए एक को फिक्स करना होगा और 7 को अरेंज करना होगा, यानी कि 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें बॉयज अरेंज हो गए आपस में, ठीक है। अब गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठना, यानी कि बॉयज के बीच में बैठेगी एक लड़की। ये कितना स्पेस है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 6 7 8, यानी गर्ल्स 7 गर्ल्स को अरेंज होने के लिए 8 जगह है, 8 फैक्टोरियल में अरेंज हो जाएगी, यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, यही हो गया आंसर। यानी कि बहुत ही खास चीज इसमें देखने लायक ये है कि 8 बॉयज थे, ये 7 फैक्टोरियल में अरेंज हो रहे हैं, और 7 गर्ल्स थी, ये 8 फैक्टोरियल में अरेंज हो रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देना है, दूध और का दूध पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा, कुछ एकदम कुछ भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा इस लेक्चर को देखने के बाद। तो आगे चलते हैं। If the cubic equation x cube minus 4x square plus 5x minus 2 is equal to 0 has a root x y z, then find the value of x cube plus y cube plus z cube। दोस्तों SSC क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, इन दोनों पे आज तक 2 ही सवाल पूछी है, या यूं कहो एक ही सवाल पूछी है। उसमें होता है सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इससे रिलेटेड इसी के बेसिस पे क्यूबिक के भी सवाल आए हैं आज तक और क्वाड्रेटिक के भी सवाल आए हैं आज तक। अब देखो यहाँ किया क्या है कि रूट्स दे दिया है, अब रूट्स का ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, यानी रूट्स रूट्स पे ही खेलना है हम लोग को। अब क्यूबिक के केस में मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं जिनको नहीं पता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है और उसका रूट्स जो है वो अल्फा बीटा और गामा है, तो 3 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला होता है सम ऑफ द रूट्स, वो होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव टर्म माइनस बी बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सी बाई ए। देखो पहले माइनस बी बाई ए हुआ, साइन बदला, फिर दूसरे में बदल के सी बाई ए हो गया। अब जो लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। अब यहाँ सी था तो यहाँ माइनस डी हो जाएगा। अल्टरनेट में चलते हैं, ठीक है। ये होता है क्यूबिक के केस में। वहीं पे अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन ये होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी होता है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका भी रूट्स अल्फा बीटा है तो इसका सम ऑफ द रूट्स होता है पहला माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाई ए। खत्म। ये ही कॉन्सेप्ट मेरे को बताना था, ये फॉर्मूला मेरे को बताना था। अब इससे रिलेटेड जिंदगी में कोई भी सवाल एसएससी में आओगे तो आसानी से बना लोगे। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। भाई एसएससी में एक ही एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होता है जो आज तक घिसा पीटा चला आ रहा है, वो है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसका बहुत तरह फॉर्मूला होता है, इस आइडेंटिटी का बहुत फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन के सहूलियत के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, खत्म। अब तुमको यहाँ से निकालना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस बी बाई ए होगा, जो कि माइनस ऑफ माइनस 4/1 यानी कि 4। दूसरा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा 5/1 यानी कि 5, और एक्स वाई जेड हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2/1 यानी कि 2। बस अब इन तीनों को वैल्यू भर दो। निकालना क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, जिसको हम एम मान लेते हैं, माइनस 3xyz, xyz का वैल्यू 2 था, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कितना आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 4 आया था, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड कितना आया था, 5, यानी कि m माइनस 6 का जो वैल्यू है वो है 4 चौके 16 में से 15 गया 1, यानी 4 इंटू 1 यानी कि 4, और m हो गया 10, यानी m क्या था, m था तुम्हारा ये, मान लो इसको m था आंसर। तो यहाँ पे मेरे को समझाना था ये चीज, क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ये तीन ही फॉर्मूला है क्यूबिक का, और 2 फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्यूबिक का 3 रूट्स होता है, x का पावर 3 है, क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होगा, x का पावर 2 है, इसलिए ये इस तरह से हमेशा ही पूछती है एसएससी, और ये उनका बहुत पुराना है, 2017 से पूछते आ रहे हैं इस टाइप का सवाल, और हमेशा ही पूछते रहेंगे, आगे भी एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि पीछे में मैंने बताया था कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। जैसे लिखा है कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स दिया है 9:7, अब इसमें कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज ऐड होते हैं और एक्चुअल में हो जाता है 15:14। इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो 9x प्लस, बॉय लीव हो रहा है सॉरी, तो 9x माइनस 12/7x प्लस 21 इज इक्वल टू 15/14। यहाँ से x निकालो, x निकाल के इनिशियल पूछ रहा था, x निकालने के बाद 16 इंटू एक्स कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो ये था कि ये तो 9:7 था, बाद में 15:14 हो जाता है, बॉयज निकल रहे हैं 12 और गर्ल्स ऐड हो रही हैं 21, सेम काम हम मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, और इनिशियल निकल जाता है ऊपर वाला, ठीक है। 14 इंटू 9 126, 15 7 105, 21 बचेगा। अब ये गुना करो, 15 इंटू 21 तो रफ में करते हैं, 315 तो होता है। अब 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 140 और 28 168, माइनस होना चाहिए लेकिन पहले से माइनस लगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 483, 21 का वैल्यू है 483, ठीक है। निकालना कितना था, 16, 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 से कटेगा ये जरूर 23 भर में, अच्छा 16 इंटू 23 368 आंसर, इतना आसानी से आ गया, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे आपको 14 इंटू 9 126 माइनस 15 इंटू 60 105, 126 में 105 गया 21 बचा, 15 इंटू 21 हो जाएगा 315, माइनस 14 इंटू माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 168, माइनस इंटू माइनस 168 हो जाएगा प्लस 168, जो 483 हो जाएगा 483, 21 का वैल्यू 483 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 इंटू 3 23, 16 का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 20 368 आंसर, खत्म। तो ये मैंने इसीलिए बताया ताकि ये आप लोग को समझ में आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद तुमको खुद ही रियलाइज होगा कि आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है, मैंने खुद एग्जाम को क्लियर किया है, मैं जानता हूँ कि एग्जाम में एक एस्पेरेंट एक बच्चा कहाँ फंसता है, क्योंकि मैं खुद इतनी बार फंस चुका हूँ, क्वेश्चन में, एग्जाम में, घर पे, प्रैक्टिस के टाइम, मॉक के टाइम, एक्चुअल एग्जाम में भी मैं फंसा हूँ, तो मेरे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, लाइव एक्सपीरियंस है
कि कहाँ पे बच्चे फँसेंगे और कहाँ से उनको निकालना है। और यही छोटा-छोटा मिस्टेक्स आदमी को ड्रीम पोस्ट से पीछे कर देता है और उसकी वजह से आदमी को 1 साल रिपीट करना पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। चलो आज का आखिरी सवाल करते हैं। सवाल काफ़ी आसान है, बहुत आसान सवाल है। मैंने ये जानबूझ के लिया है। 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब है। 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.09 का होल क्यूब। दिख रहा है? 3 टाइम्स है। ये भी और ये भी। यानी कि अगर यहाँ देखें, अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो ये 0.1 हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन लें तो 0.1 हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन लें तो 0.1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऑब्ज़र्व करो। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लें तो 0.03 हो जाएगा, सेम हो जा रहा है ऊपर। इसमें भी 3 कॉमन लें तो 0.03 हो जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन लें तो 0.03 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 1/3 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन निकाल लें, तो बच क्या जाएगा? ये बच गया 0.3 में, अगर 3 बाहर निकालिए तो 0.1 बच गया। 3 से गुना करो 0.3 हो जाएगा। ये 0.1 बच गया इंटू 0.1 बच गया, प्लस ये 0.09 में से अगर 3 घटा लें तो 0.03 बच गया। तो 0.03 बच गया इंटू 0.03 बच गया। एक्चुअली में ये कट गया, आंसर है 1/27। अब इसको फ्रैक्शन में निकाल के सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज़ टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट रिपीटेड भी हैं और बेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो वो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो